हेलो फ्रेंड्स, आई एम रजत। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 विच इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं ये सभी टॉपिक्स हमें अपनी फर्दर क्लासेस में भी पढ़ने हैं, जैसे क्लास 11th क्लास 12th में। अगर हमने इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझा हमें आगे बहुत परेशानी फेस करनी पड़ेगी। ओके, इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को बहुत ईजी लैंग्वेज में ईजी एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और फ्रेंड्स, इन सभी स्लाइड्स की, जो भी मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, इन सब की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वहां से आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूं क्योंकि आप सभी हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में ये सभी टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फ्रेंड्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में हम अपनी छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। इस टॉपिक को हम एक बार और रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, देन केमिकल इक्वेशन क्या होती है और हम केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं ये भी हम सीखेंगे। और इससे रिलेटेड कुछ केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस भी करेंगे। ओके, देन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, व्हाट आर रेडॉक्स रिएक्शंस वी विल डिस्कस। ओके, देन कोरोजन एंड रेसिडिटी। ओके, ये सभी टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फ्रेंड्स, फिजिकल चेंज की सबसे सिंपल डेफिनेशन है कि जब किसी ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है या फिर उसकी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आता है, सो दैट चेंज इज नोन एज अ फिजिकल चेंज। एग्जांपल के तौर पर जब आइस मेल्ट होती है, देखो आइस की पहली शेप क्या थी, वो उसका स्टेट क्या था, सॉलिड स्टेट था। जब वो मेल्ट हुई उसका स्टेट लिक्विड बन गया। उसके स्टेट में चेंज आया लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आया। और जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। कैसे? अगर जो वाटर है आप उसे वापस रेफ्रिजरेटर में रख के वो वापस मतलब आइस बन जाएगा। दैट इज अ रिवर्सिबल चेंज। ओके, ऑफन जस्ट अ स्टेट चेंज, स्टेट ऑब्वियसली चेंज हो जाता है। ओके, फिजिकल चेंज, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है उस सब्सटेंस की। जैसे इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, अगर आप पेपर को टीयर कर दोगे, उसे फाड़ दोगे, उसकी शेप में चेंज आया लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आया। ओके, एग्जांपल है आइस मेल्टिंग। ओके, अब फ्रेंड्स, केमिकल चेंज क्या होते हैं? देखो, इसका अपोजिट, जब किसी ऑब्जेक्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है दैट इज नोन एज केमिकल चेंज। जैसे एग्जांपल वुड बर्निंग, अगर आप वुड को बर्न करोगे जो ऐश बनेगी फाइनली, क्या आप उसे वापस वुड में कन्वर्ट कर सकते हो? दैट इज अ इरिवर्सिबल चेंज। और वुड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो भी चेंज हो गई। ओके, दैट इज अ इरिवर्सिबल चेंज। और यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट बना है विच इज द ऐश इस केस में। देन रिएक्टेंट्स यूज्ड अप। अब फ्रेंड्स, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? देखो, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जैसे मान लो कोई दो सब्सटेंस है, वो रिएक्ट हुए और उन्होंने एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशंस में। लेकिन रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो रिएक्ट करते हैं और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ऑब्वियसली केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। जो रिएक्टेंट्स है वो रिएक्ट होते हैं और एक प्रोडक्ट बनते हैं जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है रिएक्टेंट से। ओके, दैट इज अ केमिकल चेंज। देन ऑफन हीट, लाइट, साउंड, फ्रीजिंग अकर्स। अब फ्रेंड्स, हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है या फिजिकल चेंज हुआ है? केमिकल चेंज होगा हमें एक इंडिकेशन मिलेगा। जैसे मान लो किसी चेंज में हीट रिलीज हो रही है, लाइट रिलीज हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ओके, या फिर फ्रीजिंग ऑकर हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है। ये सभी इंडिकेशंस है जो हमें बता रहे हैं कि केमिकल चेंज हुआ है। ओके, देन अब प्रेसिपिटेट में फॉर्म। प्रेसिपिटेट क्या होता है? फ्रेंड्स देखो, प्रेसिपिटेट मतलब मान लो कोई लिक्विड है, अगर आप पानी में मतलब मिट्टी डालोगे मिट्टी नीचे जम जाती है, वो उसमें घुलती नहीं है, दैट इज नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। सैंड क्या है? सैंड एक प्रेसिपिटेट है, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो उस लिक्विड सब्सटेंस में नहीं घुलता है, दैट डजंट डिसॉल्व इन दैट लिक्विड सब्सटेंस। प्रेसिपिटेट जो नीचे बच जाता है। ओके, देन एग्जांपल है इसका वुड बर्निंग। फ्रेंड्स, दिस इज द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। बहुत सिंपल है। फिजिकल मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज, केमिकल मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होना। जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं। और फिजिकल चेंज में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, जबकि केमिकल चेंजेस में नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ओके, फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव ऑन। द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। अब फ्रेंड्स, केमिकल रिएक्शन होता क्या है? ओके, ये वैसे एनसीईआरटी में सबसे पहला टॉपिक यही है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। वो हमने डिस्कस कर लिया।
अब फ्रेंड्स केमिकल रिएक्शन क्या होता है? सो a chemical reaction is in which the bonds are broken within the reactant molecules. फ्रेंड्स रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? अभी हमने डिस्कस किया था कि जो एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं ऑब्वियसली, जैसे मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं सो दे फॉर्म वाटर। सो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है? दे आर एलिमेंट्स। सो जो रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है? ये रिएक्टेंट हैं। और ये जब रिएक्ट करते हैं तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म विद इन द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। प्रोडक्ट क्या होगा? वाटर। सो वाटर के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। सो देखो बॉन्ड बना भी और बॉन्ड टूटा भी। ओके, सो अभी तो ये वाटर का एग्जांपल लिया, इसमें एक नया बॉन्ड बना। ऐसे और कोई केमिकल रिएक्शन हो सकता है जिसमें मान लो कोई मतलब कंपाउंड है और उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट गया केमिकल रिएक्शन में। सो बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड टूटते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। और जो रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज हैं और जो वाटर के प्रॉपर्टीज हैं ये सब डिफरेंट होती हैं। ओके, एक केमिकल रिएक्शन में। एंड इन ऑर्डर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, तो एक नया सब्सटेंस बनता है जैसे वाटर बना इस केमिकल रिएक्शन में। ओके, सो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। अब फ्रेंड्स इसकी एक सिंपल डेफिनेशन क्या है केमिकल रिएक्शन की? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अ न्यू केमिकल सब्सटेंस बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम। डिफरेंट एटम्स के बॉन्ड्स जब ब्रेक होते हैं, बॉन्ड्स बनते हैं, सो इसे ही हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन और इससे एक नया केमिकल सब्सटेंस बनता है। ओके, सो दिस इज द वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर A + B = AB। सो A और B क्या है? दीज आर दी रिएक्टेंट्स। These are the reactants. AB क्या है फ्रेंड्स? AB is the product. So this is the product. और ये रिएक्टेंट्स की जो प्रॉपर्टी है और प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है ये डिफरेंट होती है। और AB क्या है? ये ऑब्वियसली एक नया प्रोडक्ट है क्योंकि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है A और B से। ओके, सो जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स क्या है? A और B, और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है AB के जो मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, सो फ्रेंड्स दिस इज ए वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ फ्रेंड्स लेट्स मूव फर्दर। सो अब फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट नोट है जिस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन आर दी प्रोसेसेस विच लीड टू द केमिकल चेंज। अब यहाँ पे हमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन इसमें डिफरेंस क्या है। फ्रेंड्स देखो, केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज क्या होता है? जब एक नया सब्सटेंस बनता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, सो वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे मान लो आपने पेपर को बर्न किया, सो दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। ओके, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हुई है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है जैसे ऐश। ओके, सो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ लेट्स मूव ऑन। सो हाउ टू आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन। अब हमने ये समझ लिया कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं और एक नया केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है? ओके, सो इसके लिए फ्रेंड्स कुछ कंडीशंस है। दीज आर सम कंडीशन विच शोज दैट कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। सो द फर्स्ट कंडीशन इज चेंज इन स्टेट। सो फ्रेंड्स स्टेट में चेंज हो सकता है। मान लो केमिकल रिएक्शन से पहले जो रिएक्टेंट्स थे वो गैसियस फॉर्म में थे और रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट है उसके फॉर्म में सॉलिड फॉर्म या फिर लिक्विड फॉर्म। सो यहाँ पे स्टेट में चेंज हुआ। इसका एग्जांपल लेते हैं केमिकल रिएक्शन का। जब अमोनिया गैसियस फॉर्म में उसका फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NH3 होता है। जब NH3 रिएक्ट करता है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, HCl के साथ जब रिएक्ट करता है तब क्या फॉर्म होता है? अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। और अमोनियम क्लोराइड किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। और जो रिएक्टेंट्स थे विच वाज द अमोनिया गैस वो गैसियस फॉर्म में है। सो गैसियस फॉर्म और अब जो प्रोडक्ट है वो सॉलिड फॉर्म में है। सो स्टेट का चेंज हुआ इस केमिकल रिएक्शन में। ओके, फ्रेंड्स सेकंड है चेंज इन कलर। कलर में चेंज हो सकता है। कैसे? जैसे केमिकल रिएक्शन से पहले उसका कलर था मान लो कुछ ग्रीन कलर था और केमिकल रिएक्शन के बाद ब्लू कलर हो गया। सो दैट इज आल्सो चेंज इन कलर। एग्जांपल क्या हो सकता है? फ्रेंड्स इसका सबसे इजी एग्जांपल है रस्टिंग। रस्टिंग मतलब जब आयरन वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, सो तब उसका कलर क्या था? पहले क्या कलर था आयरन का? ग्रे कलर था। और रिएक्शन होने के बाद उसका कलर क्या हो जाता है? ब्राउनिश हो जाता है। जो एक फ्लेकी सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं रस्ट, वो उसके ऊपर जम जाता है और उसका कलर क्या हो जाता है? ब्राउन कलर हो जाता है। सो यहाँ पे कलर का चेंज हुआ इस केमिकल रिएक्शन में। ओके, देन द थर्ड इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब जब किसी केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व हुई है। इसका एग्जांपल क्या है फ्रेंड्स केमिकल रिएक्शन का? हमें पता है कि जब विनेगर और बेकिंग सोडा जब ये दोनों सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, बहुत विगोरसली रिएक्ट करते हैं, क्या फॉर्म होता है? जो प्रोडक्ट क्या होता है फ्रेंड्स? इट इज द सोडियम एसीटेट। और क्या क्या फॉर्म होता है? वाटर फॉर्म होता है। साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस
भी रिलीज होती है। सो यहाँ पर गैस इवॉल्व हुई इस रिएक्शन में। ओके, सो दैट इज एग्जाम्पल। अब फ्रेंड्स फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर राइज हुआ, मतलब केमिकल रिएक्शन के बाद टेम्परेचर बढ़ गया या फिर टेम्परेचर घट गया, ऐसा भी होता है केमिकल रिएक्शन में। एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड्स इसका, देखो जब कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विकलाइम, जब वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, मतलब जब CaO रिएक्ट करता है H2O के साथ, तब क्या फॉर्म होता है फ्रेंड्स, स्लेक्ट लाइम फॉर्म होता है, साथ साथ हीट भी रिलीज होती है। सो हीट रिलीज हुई है, मतलब इसके लिए केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज हुई है, इसका मतलब टेम्परेचर चेंज हुआ है। ओके, देन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फ्रेंड्स प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब देखो जैसे सैंड जब हम पानी में मिलाते हैं, मिट्टी डालते हैं, सो नीचे जम जाती है। सो सैंड क्या है, ये प्रेसिपिटेट है जो नीचे जम जाता है, जो उसमें सॉल्यूबल नहीं होता है उस लिक्विड सब्सटेंस में। ओके, सो दैट इज अ प्रेसिपिटेट। केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो सकता है। इसका क्या एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, देखो जब बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट के साथ, क्या बोला मैंने, जब बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट के साथ, तब क्या फॉर्म होता है, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। सो इसमें क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या है फ्रेंड्स, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट एक वाइट प्रेसिपिटेट है जो सोडियम क्लोराइड में नहीं घुलता है, इट इज इनसॉल्युबल। ओके, सो दैट इज ऑल्सो अ प्रेसिपिटेट। फ्रेंड्स ये थे कुछ एग्जाम्पल, हमने कंडीशंस डिस्कस करी, साथ साथ एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल भी देखा। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। दीज आर दी डिफरेंट कंडीशंस जो हमें बताती है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, देन देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस अराउंड अस। हम आसपास देखते रहते हैं केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे मान लो वुड बर्न हुआ है, सो दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव ऑन। सो एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, एनसीईआरटी में गिवन है और इस पर बेस्ड बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एक्टिविटी से रिलेटेड। क्या एक्टिविटी है, मैग्नीशियम रिबन एक्टिविटी। सो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले जो मैग्नीशियम के जो रिबन है, मतलब जो मैग्नीशियम रिबन है, सबसे पहले अगर आप उसे बर्न करोगे, उससे पहले आपको मैग्नीशियम रिबन को एक बार रब करना होगा सैंड पेपर से। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा विगोरसली रिएक्ट करता है, इस वजह से वो मतलब पहले ही मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्टेड हो, इस वजह से हम पहले उसको रब करते हैं ताकि वो ऑक्सीजन के साथ, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसके साथ रिएक्ट ना करे। ओके, आफ्टर दैट क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर, ताकि क्योंकि वो हो सकता है कि वो जो मतलब मैग्नीशियम का जो रिबन है वो पहले से ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्टेड हो, इस वजह से सबसे पहले हम उसे रब करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ sandpaper. Then hold it with a pair of tongs, burn it using a spirit lamp or burner and collect the ash so formed in a watch glass as shown in figure 1.1. So आप इस फिगर में देख सकते हैं. उसके बाद आपको क्या करना है, जो मैग्नीशियम की रिबन है आपको उसे होल्ड करना है एक टोंग की हेल्प से. टोंग जैसे आप देखते हो किचन में आपकी मम्मी वो जिससे मतलब रोटी को पकड़ते हैं, उसकी हेल्प से आपको मैग्नीशियम रिबन को होल्ड करना है और उसे बर्न करना है विद द हेल्प ऑफ अ बर्नर. बर्न करने पर क्या होगा फ्रेंड्स, जो मैग्नीशियम रिबन है वो एक पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. और वो पाउडर क्या है फ्रेंड्स, दैट पाउडर इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड में वो मैग्नीशियम कन्वर्ट हो गया. कैसे कन्वर्ट हुआ, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो किसके साथ रिएक्ट हुआ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, जिस वजह से एक पाउडर सब्सटेंस बना, पाउडरी सब्सटेंस जिसे हमने कलेक्ट कर लिया, एंड दैट पाउडरी सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसका क्या मतलब है, रिएक्शन क्या बन गया फ्रेंड्स, Mg प्लस ऑक्सीजन, दिस गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है MgO. ओके, सो वेरी सिंपल फ्रेंड्स. नाउ अब इस फ्रेंड्स ये इस एक्टिविटी का क्या ऑब्जर्वेशन है, ये तो हमने जो स्टेप्स परफॉर्म करे इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या हमने ऑब्जर्व करा. देखो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम. जब आप उस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे बर्नर की हेल्प से, सो एक व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होगी, एक डेजलिंग, एक बहुत स्पार्कलिंग व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होगी. ओके, एंड चेंजेस इट इनटू अ व्हाइट पाउडर. और उसके बाद क्या होगा, ये जो मैग्नीशियम रिबन है वो व्हाइट पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. वो व्हाइट पाउडर क्या है फ्रेंड्स, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, देन द पाउडर इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड. इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन के बाद वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम. ओके, सो फ्रेंड्स दिस इज द वेरी सिंपल एक्टिविटी जो हमें एनसीईआरटी में दी गई है. और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है दैट जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो क्या बनता है और हम क्या क्या ऑब्जर्वेशन होते हैं. सो ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो
मैग्नीशियम रिबन है वो बर्न होती है विद द वाइट डेजलिंग लाइट, एक प्रोड्यूस होती है और उसके बाद वो मैग्नीशियम रिबन पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। वो पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड ऑल्सो हमें वहां पे नीचे रिएक्शन लिखना है दैट Mg प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो दैट विल बी द आंसर फ्रेंड्स। नाउ लेट्स मूव ऑन। सो अब डिस्कस करते हैं अबाउट केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन डिस्कस कर लिया। केमिकल रिएक्शन के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, वो कंडीशंस हमने डिस्कस कर ली एग्जांपल के साथ। हमने एक एक्टिविटी भी डिस्कस कर ली जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का केमिकल रिएक्शन था, क्या क्या उसके ऑब्जर्वेशन है वो हमने डिस्कस कर लिया। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? ओके सो अब केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब देखो एग्जांपल लेते हैं केमिकल रिएक्शन का विच इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड। फ्रेंड्स सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है? कैसे बनता है? इसका केमिकल रिएक्शन है सोडियम प्लस क्लोरीन, दिस गिव्स सोडियम क्लोराइड। अब फ्रेंड्स सोडियम और क्लोरीन का सिंबल क्या है? Na और Cl रिस्पेक्टिवली। सो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सोडियम की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? Na है। क्लोरीन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? Cl है। और सोडियम क्लोराइड की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? NaCl है। सो उस केमिकल इक्वेशन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को एज अ होल हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। सो दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। अब फ्रेंड्स अब वर्ड इक्वेशन क्या होता है? वर्ड इक्वेशन मतलब मान लो मैं इसे ऐसे लिखूं, सोडियम प्लस then is the chlorine plus chlorine gives sodium chloride. so this is the word equation। मतलब words का यूज करना। word equation specifically आप कैसे लिखोगे? मतलब प्लस साइन का यूज करके। so that will be sodium plus chlorine and this gives सोडियम क्लोराइड। सो दैट इज अ वर्ड इक्वेशन। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब सिंबल्स का यूज करके। हर एलिमेंट का डिफरेंट सिंबल है, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल है H, ऑक्सीजन का सिंबल है O, वैसे ही सोडियम का है Na, क्लोरीन का है Cl। सो इसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। बहुत सिंपल कंसेप्ट है फ्रेंड्स। ओके अब A प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। जैसे A कोई एलिमेंट है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया A से, प्लस B दिस गिव्स AB। इन दिस इक्वेशन A एंड B आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स एंड AB इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। फ्रेंड्स ये हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया कि A और B क्या है? ये रिएक्टेंट्स है, मतलब वो जो एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं एक प्रोडक्ट जिसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती है और ये एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। सो दिस इज अ केमिकल चेंज एंड दिस इज अ केमिकल रिएक्शन ऑल्सो। ओके सो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? केमिकल चेंज ही होता है। ओके सो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस कर लिया केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये हमने डिस्कस कर लिया। नाउ फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन। सो अब फ्रेंड्स एक एग्जांपल दिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है फ्रेंड्स? ये वर्ड इक्वेशन है, मतलब वर्ड्स का यूज करके मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दिस गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके सो Mg प्लस O2 गिव्स MgO। सो ये हो गई इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। दिस इज द केमिकल इक्वेशन। ओके बट दिस इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। अब फ्रेंड्स बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड इक्वेशन इसका मतलब क्या होता है? कैसे हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ये अब हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके सो हाउ डू वी बैलेंस इट? अब हम इसे कैसे बैलेंस करते हैं और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है वो डिस्कस करते हैं। ओके सो लेट्स मूव ऑन। सो व्हाट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन? ओके so the equation in which the number of atoms of the reactant side are equal to the number of atoms on the product side। मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन कब क्या होती है? जब एक केमिकल इक्वेशन के दोनों साइड जो एटम्स प्रेजेंट हैं, रिएक्टेंट्स के एटम्स भी और प्रोडक्ट के एटम्स भी, जब वो नंबर में इक्वल हो, दैट इक्वेशन इज नोन एज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जब जो एटम्स प्रेजेंट है वो अनइक्वल हो, यहाँ पर 10 एटम प्रेजेंट है, वहां पर 5 एटम प्रेजेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दैट इज अ अनबैलेंस्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। सो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं, क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स हैं उसको हम समझेंगे आगे। ओके सो आप एग्जांपल देख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जिसका हमने एक्सपेरिमेंट भी डिस्कस किया था पीछे। सो उसकी केमिकल इक्वेशन क्या है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन O2 इन दी गैस फॉर्म गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो फ्रेंड्स देखो रिएक्टेंट साइड आर इक्वल। सो मैग्नीशियम के कितने एटम प्रेजेंट है? 1 एटम प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। 1 + 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट साइड कितने एटम्स प्रेजेंट है टोटल? मैग्नीशियम का 1, ऑक्सीजन का 1, 2 एटम्स। 1 + 2 3 इज नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब ये क्या है? ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके सो देखो मैग्नीशियम के 2
इसे रब कर देते हैं। सो मैग्नीशियम के 2 प्लस ऑक्सीजन के भी 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट साइड Mg के 2 और फिर ऑक्सीजन के भी 2। देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा, साथ साथ Mg से भी। सो 2 Mg के एटम्स हो गए, 2 ऑक्सीजन के एटम्स। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 4। सो 4 इज इक्वल टू 4। दिस मीन्स दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, अब हम एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं उसको अब हम समझते हैं। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अब फ्रेंड्स हम एक केमिकल इक्वेशन का ही एग्जांपल लेंगे। सो द एग्जांपल इज ऑफ Fe प्लस H2O, मतलब आयरन और वाटर का ये रिएक्शन है। दिस गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब इस इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे? ये अनबैलेंस्ड है। कैसे अनबैलेंस्ड है? क्योंकि देखो फ्रेंड्स, Fe के कितने एटम्स प्रेजेंट है? Fe के LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड कितने एटम है? एक ही एटम प्रेजेंट है। जबकि राइट हैंड साइड कितने एटम्स है? 3 एटम्स प्रेजेंट है आयरन के। इसका मतलब ये अनइक्वल हो गया। एक तो Fe हमने देख लिया, और क्या क्या है? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन देखो, हमने सबसे पहले तो ये देखना होगा कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं उस केमिकल इक्वेशन में। यहाँ पर Fe है, हाइड्रोजन है, H है और ऑक्सीजन है। Fe कितने हैं? LHS साइड 1 है, राइट हैंड साइड 3 है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं देख लेते हैं, 2 हैं। सो 2 प्रेजेंट है। राइट हैंड साइड कितने हैं? 2 ही प्रेजेंट है। ठीक है, ये इक्वल है। थर्ड क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 प्रेजेंट है और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। से देख सकते हो यहाँ पे ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, टोटली अनबैलेंस्ड है। कैसे इसे बैलेंस करेंगे? देखो, सो द स्टेप 3 इज इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। मतलब उस केमिकल इक्वेशन में जिस कंपाउंड के ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हैं, सबसे पहले हम उसे बैलेंस करना, ये प्रेफरेबल है। इससे आप इजीली उसे बैलेंस कर सकते हो। ओके, सो देखो, इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट साइड भी हो सकता है, वो रिएक्टेंट साइड भी हो सकता है। ओके, सो इन दैट कंपाउंड सिलेक्ट द एलिमेंट। ओके, सो यहाँ पे यही लिखा है टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। अब फ्रेंड्स, इस केमिकल इक्वेशन में सबसे ज्यादा एटम्स कौन से एलिमेंट के हैं? ऑक्सीजन के हैं। देखो, प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन के 4 एटम्स प्रेजेंट है। इसका मतलब सबसे पहले हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहिए। ओके, सो बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। सबसे पहले इनिशियल यहाँ पे रिएक्टेंट में 1 था ऑक्सीजन, इधर 4 थे। सो बैलेंस क्या करेंगे हम? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब अगर देखो 4 से अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे 4H2O, सो ऑक्सीजन के कितने हो गए? 4 हो गए। लेकिन अगर आप देखो हाइड्रोजन के पहले 2 थे, सो 4 टू ज़ा वो 8 हो गए। सो पहले आप किसी एक को आपने बैलेंस किया, उसकी वजह से कोई दूसरा अनबैलेंस हो गया। सो ऐसे आपको ट्राई करके, इसे हम कहते हैं ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड की हेल्प से आपको इसे बैलेंस करना होगा। और बैलेंसिंग तो वैसे भी हम छोटी क्लासों से करते आ रहे हैं। ओके, सो हमने 9th क्लास में भी ये करा है। अब फ्रेंड्स और स्टेप्स डिस्कस करते हैं। So, next step is to equalize the number of atoms. It must be remembered that we cannot alter the formula of the compound. इसका क्या मतलब है कि देखो, मान लो यहाँ पर लिखा है, मान लो यहाँ पे H2O लिखा है। सो हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा कर दिया, ये H2O था, ऑक्सीजन को आपको 4 करना था, आपने ऐसा कर दिया H2O4, ये गलत है। दिस इज टोटली रॉन्ग। H2 हुए तो उसको आप पहले एक बॉक्स बना लो। अब इसके इधर आप एक नंबर लिख सकते हो, इधर आप नंबर पुट कर सकते हो। उस कंपाउंड के बीच में आप कहीं नंबर पुट नहीं कर सकते। ओके, सो दैट विल बी रॉन्ग। सो यहाँ पे जैसे बॉक्स बना हुआ है, सो 4H2O मतलब 4 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, सो ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 हो गया। 4 1 जा 4 एंड हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था, सो 4 2 जा हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन 8 हो गए और ऑक्सीजन 4 हो गया। सो हमने ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर दिया, क्योंकि इधर भी ऑक्सीजन 4 थे और इधर भी हमने इसको 4 कर दिया। ओके, Fe एंड H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड, क्योंकि देखो पहले H2 बैलेंस था, लेकिन जब हमने यहाँ पे 4 पुट करा, सो ये 8 बन गया, जिसकी वजह से ये भी अनबैलेंस हो गया। अब हमें इसे बैलेंस करना होगा। सो अब H के एटम्स को हम कैसे बैलेंस करेंगे? फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने? 4 2 जा 8 प्रेजेंट है। इनिशियल में कितने? 8 हैं। और प्रोडक्ट में कितने प्रेजेंट है? सिर्फ 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 8 बन जाएगा। 4 2 जा 8 होते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने इसको इसकी जगह लिख दिया 4। ओके, सो 4H2 हो गया। फ्रेंड्स देखो, अब हमारी इक्वेशन क्या बन चुकी है? Fe प्लस 4H2O प्लस दिस गिव्स प्रोडक्ट है Fe3O4 प्लस 4H2। हमने हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया, ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप इज एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस्ड। फ्रेंड्स हाइड्रोजन बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस्ड, कौन सा एलिमेंट बच गया? आयरन बच गया। आयरन को बैलेंस करते हैं, देखते हैं कि प्रोडक्ट साइड कितने आयरन के एटम्स है, रिएक्टेंट साइड कितने हैं और कैसे हम उसे मल्टीप्लाई करके बैलेंस करेंगे। ओके, सो देखो इनिशियल कितने थे? रिएक्टेंट में 1 Fe का एटम है और प्रोडक्ट में 3 है। सो अब कैसे करोगे? रिएक्टेंट में उसको 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 हो जाएंगे, बैलेंस्ड हो जाएगी केमिकल इक्वेशन। सो हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो देखो 3 Fe
3Fe हो गया, और यहाँ पर भी कितने हैं, 3 प्रेजेंट हैं। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं कि वापस अभी जो हमने केमिकल इक्वेशन बनाई है ये बैलेंस्ड है या नहीं है। देखो Fe के इधर 3 है, इधर भी 3 है। हाइड्रोजन के कितने, 4 2 यहाँ पर 8 है, और इधर 4 2 यहाँ पर भी 8 है। ठीक है, ऑक्सीजन देखते हैं। सो यहाँ पर 1 4 1 यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं, रिएक्टेंट साइड 4 प्रेजेंट है, इधर भी 4 प्रेजेंट है। ओके, सो ये इक्वेशन हो गई हमारी बैलेंस। सो फाइनली टू चेक द करेक्टनेस, सो लास्ट स्टेप यही है कि जब आपने बैलेंस कर लिया, तीनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके आपने उसको बैलेंस कर लिया, उसके बाद आप लास्ट में एक बार चेक करो कि क्या वो एक्चुअली में बैलेंस्ड है या नहीं है। ओके, सो यू हैव टू जस्ट चेक एंड योर बैलेंसिंग इज फिनिश्ड। सो फ्रेंड्स, हमने एक एग्जांपल की हेल्प से इसे समझा कि क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स हैं व्हाइल बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब फ्रेंड्स, कुछ एलिमेंट्स को हम बैलेंस करके देखते हैं, कुछ केमिकल इक्वेशंस लेते हैं और उन्हें बैलेंस करने की ट्राई करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो फ्रेंड्स, एक और स्टेप है स्टेप 7। ये इतना मतलब वो नहीं कि हमने बैलेंस तो कर दी केमिकल इक्वेशन, लेकिन उसके बाद जो आपके कंपाउंड्स हैं आपको उसकी फॉर्म लिखनी कि वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, एक्वस है, तो ये हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा आफ्टर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। जैसे इस केमिकल इक्वेशन में जो आयरन है उसकी क्या फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है। सो सॉलिड के लिए क्या सिंबल है, एस। अगर Fe मतलब सॉलिड है सो आप ब्रैकेट में लिख दो स्मॉल में s, दिस इज स्मॉल s। ओके, सो लाइक दिस। ओके, सो ये सॉलिड हो गया। अब H2O क्या है, ये गैसियस फॉर्म में है। ओके, सो दैट विल बी H2O, और ब्रैकेट में लिख दिया गैस, G फॉर गैस, और लिक्विड के लिए क्या है, लिक्विड के लिए है L। ओके, अब फ्रेंड्स Sg हो गया। सो ऐसे हम किसी भी मतलब जो भी उसका स्टेट है उसे मेंशन करते हैं ब्रैकेट्स में। ओके, एक और एग्जांपल है जैसे CO2, ये एक्वस फॉर्म है, देन 12H2O ये लिक्विड फॉर्म में है। सनलाइट क्लोरोफिल हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दिखाया गया है यहाँ पे। सो इससे क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज फॉर्म होता है, ऑक्सीजन प्लांट रिलीज करता है, साथ साथ वाटर भी रिलीज करता है। सो यहाँ पे फॉर्म लिखी हुई है वाटर लिक्विड, O2 is in aqueous form, then liquid and aqueous form. Okay, so यहाँ पे स्टेट मेंशन करना होगा कि वो कंपाउंड की स्टेट में प्रेजेंट है। ओके, सो नाउ फ्रेंड्स लेट्स बैलेंस सम केमिकल इक्वेशन। सो द फर्स्ट केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस CH4 प्लस O2, दिस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। CH4 क्या होता है, मीथेन। ओके, सो ये भी हमें पता होना चाहिए। अब फ्रेंड्स, हमें इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करते हैं, अभी हमने स्टेप्स डिस्कस करे थे, उन स्टेप्स को ही अप्लाई करेंगे एंड वी विल बैलेंस दिस इक्वेशन। बैलेंस करना क्या होता है कि जो एटम्स हैं, रिएक्टेंट साइड जितने एटम्स प्रेजेंट हैं और प्रोडक्ट साइड जितने एटम्स प्रेजेंट हैं वो इक्वल होने चाहिए। दैट इज नोन एज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है जिसे हमने क्लास 9th में डिस्कस किया था कि रिएक्टेंट साइड एक केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट साइड जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जो एटम्स प्रेजेंट है, उनका मास और प्रोडक्ट साइड जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जो एटम्स प्रेजेंट है, उनका मास इक्वल होना चाहिए। ओके, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हुए हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा कि हमें एक टेबल ड्रॉ करनी चाहिए, और उस टेबल में क्या क्या वहाँ पे एलिमेंट्स है, जैसे इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, उसे लिखना है। और फिर रिएक्टेंट साइड कार्बन कितने हैं, प्रोडक्ट साइड कितने हैं, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड कितने हैं, प्रोडक्ट साइड कितने हैं, वो हमें लिखना है और उसके बाद बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है। ओके, सो एक टेबल ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स। ओके, सो दिस इज द टेबल एंड यहाँ पर लिखेंगे हम एलिमेंट विच इज द कार्बन, हाइड्रोजन एंड दिस इज ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पर लिखेंगे रिएक्टेंट साइड कितने प्रेजेंट एटम्स और यहाँ पर प्रोडक्ट साइड। ओके, अब फ्रेंड्स कार्बन रिएक्टेंट साइड कितने प्रेजेंट है, कार्बन आप देख सकते हो एक, सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है कार्बन का। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख दिया 1। अब फ्रेंड्स प्रोडक्ट साइड कितने कार्बन के हैं, एक ही है, सो यहाँ पर भी लिख दिया 1, मतलब ये तो बैलेंस्ड है। उसके बाद हाइड्रोजन, अब फ्रेंड्स यहाँ पे रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं, सो यहाँ पर हमने लिख दिया 4। उसके बाद प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 2 ही प्रेजेंट है। ओके, सो यहाँ पे लिख दिया 2। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 2 प्रेजेंट है एटम्स, और यहाँ पर ये हो गए 2 और यहाँ पर भी एक एटम प्रेजेंट है, सो 2 + 1 इज 3, सो 3 एटम्स प्रेजेंट है ऑक्सीजन के प्रोडक्ट साइड। सो इधर आ गए 2 एंड देयर इज 3। सो फ्रेंड्स ये हमने टेबल ड्रॉ कर दिया और अब इसे हम बैलेंस करेंगे। सबसे पहले किसे बैलेंस करना है फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पे ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हैं, ज्यादा एटम्स कहाँ प्रेजेंट है आप देख सकते हो, हाइड्रोजन के 4 एटम्स प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड, यहाँ पर 4 एटम्स हैं, सो इसे बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। देखो हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर 2 है, प्रोडक्ट साइड 2 है, सो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सो 2 2 = 4 हो जाएंगे, दैट विल बी बैलेंस्ड। सो कैसे लिख दिया मैंने, सो CH4 प्लस O2, दिस गिव्स CO2 प्लस यहाँ पे हम लिख दिया 2H2O। ओके,
ओके सो 2 2 क्या होते हैं 4 होते हैं, 4 हो गए हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, सो टिक कर दिया हमने, पहले दो तो बैलेंस दिए। थर्ड है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर 2 है इधर 3 है, लेकिन फ्रेंड्स देखो अगर अभी हमने यहाँ पे 2 लगाया ना, इस 2 के वजह से ऑक्सीजन भी 2 हो गए, क्योंकि 2 इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा और हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा। सो 2 ऑक्सीजन के इधर भी 2 है, सो 2 2 हो गए 4, और यहाँ पर कितने प्रेजेंट है 2 प्रेजेंट है। अब देखो एक साइड 4 है एक साइड 2 है, अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे हम, सो ये हो जाएंगे 4, बैलेंस्ड हो जाएगा। सो हमारी फाइनल केमिकल इक्वेशन आ गई ये, इसको एक बार फाइनल भी लिख देते हैं, CH4 प्लस 2O2 gives, this will be gives CO2 प्लस 2H2O। सो ये हमारी फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैसे बैलेंस करा, सबसे पहले जिसमें ज्यादा एटम्स प्रेजेंट है H4 है, सो सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करा, नंबर पुट करा कि इधर 2 है इधर 4 है, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया वो 4 बन गया, वहां पे 2 लगाए तो उसकी वजह से ऑक्सीजन भी 2 गए, सो इधर 4 ऑक्सीजन हो गए इधर 2 थे, सो यहाँ पर भी 2 लगा दिया, सो इससे हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। ओके सो दिस वाज अबाउट दिस केमिकल इक्वेशन। नाउ फ्रेंड्स लेट्स बैलेंस वन मोर केमिकल इक्वेशन। सो द नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस सोडियम प्लस वाटर एंड दिस गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सो फ्रेंड्स ये हमारा केमिकल रिएक्शन है कि सोडियम और हाइड्रोजन, सोडियम और वाटर रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ओके सो इस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसका मतलब कि जो एटम्स प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड वो अनइक्वल है। सो सबसे पहले तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि हम एक टेबल बनाएंगे और उसमें लिखेंगे कि हर एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। ओके सो कौन कौन से सबसे पहले एलिमेंट्स हैं, सोडियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ओके सो टेबल बनाते हैं फ्रेंड्स। सो यहाँ पे लिखेंगे सोडियम and this will be hydrogen and oxygen, so reactant side and this will be the product side. Okay so friends सोडियम के कितने एटम्स प्रेजेंट है, रिएक्टेंट साइड एक एटम प्रेजेंट है, सो हियर वी विल राइट 1। प्रोडक्ट साइड कितने प्रेजेंट है, एक ही एटम प्रेजेंट है, सो हियर आल्सो इट विल बी 1। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं और इधर हाइड्रोजन के 3 एटम्स प्रेजेंट हैं। ओके क्योंकि उधर देखो एक है और उधर 2 है, सो 1 + 2 = 3, सो हाइड्रोजन का इधर हो गया 2 एंड हियर इट विल बी 3। ओके अब ऑक्सीजन का देखो यहाँ पर एक एटम प्रेजेंट है और यहाँ पर भी एक एटम प्रेजेंट है, सो दिस इज बैलेंस्ड। अब फ्रेंड्स इसको हम कैसे करेंगे बैलेंस, सबसे पहले देखो हाइड्रोजन यहाँ पर अनबैलेंस्ड है, सो हाइड्रोजन के इधर 2 हैं और इधर 1 है, सो अगर यहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे सो ये हाइड्रोजन भी 2 बन जाएंगे, सो दिस विल बी Na प्लस H2O एंड दिस गिव्स 2NaOH। अब यहाँ पे मैंने NaOH के बाहर क्यों लिखा, क्योंकि ये पूरा एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल के बीच में आप थोड़ी कोई नंबर लिख दोगे, सो आपको पूरा बाहर लिखना होगा, उसके बाद प्लस H2। ओके वापस चेक करते हैं, Na का 1, यहाँ पर Na के 2 हो गए, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर कितने हो गए 4 हो गए। सो देखो यहाँ पे अनबैलेंस्ड हो गई है ये केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, नाइट्रो ये जो सोडियम है ना इसे बैलेंस करते हैं, इधर 2 है और इधर 1 है, सो इसी में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके सो ये हो गया 2Na, यहाँ पर भी 2 है सोडियम के, इधर कितने हैं 2 है हाइड्रोजन के और इधर कितने हो गए 2 एंड दिस विल बी 4। सो इसको कैसे बैलेंस करोगे फ्रेंड्स, देखो अगर यहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे सो ये कितना हो गया 4 हो गया, 2 2 = 4 और यहाँ पर 2 2 = 4, ये भी हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, सोडियम भी बैलेंस हो गया। लेकिन अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का देखो यहाँ पर 2 एटम्स प्रेजेंट है, सो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और इधर कितने हैं 2 1 = 2, सो यहाँ पर भी 2 ही प्रेजेंट है, सो ये हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। तो इसे एक बार फाइनल लिख देते हैं इक्वेशन को। ओके सो द फाइनल इक्वेशन विच इज बैलेंस्ड इज 2Na प्लस 2H2O gives 2NaOH प्लस H2। ओके एक बार चेक कर लेते हैं, 2 सोडियम के, यहाँ पर भी 2 सोडियम के, यहाँ पे 2 2 = 4 हाइड्रोजन के, सो यहाँ पे हो गया 2 1 = 2 और 2 वहाँ पर है, सो 2 + 2 = यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन का यहाँ पे देखो 2 है ऑक्सीजन के और इधर भी 2 ही ऑक्सीजन के। ओके सो ये इक्वेशन हो गई हमारी बैलेंस, वेरी इजी इक्वेशन, सो हमने ये भी बैलेंस कर लिया है। नाउ फ्रेंड्स लेट्स मूव फर्दर। सो
अब फ्रेंड्स अब डिस्कस करते हैं अबाउट दी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने केमिकल रिएक्शन शुरू में डिस्कस कर लिया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कि क्या डिफरेंट टाइप्स हैं। फ्रेंड्स देखो केमिकल रिएक्शन 4 टाइप्स की होती हैं। क्या क्या 4 टाइप्स हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड दी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 4 टाइप्स हैं। अब वन बाय वन इन्हें हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। So combination reaction क्या होता है फ्रेंड्स? It may be defined as a chemical reaction in which 2 or more substance combine to form a single substance under suitable conditions। मतलब देखो नाम से क्लियर हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? ऐसी केमिकल रिएक्शन जो कब होते हैं? जब जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं सुटेबल कंडीशंस में। तो इसका क्या है? जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दे आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो ये तो सबसे सिंपल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। ओके, इसका एग्जांपल है कार्बन विच इज इन द सॉलिड फॉर्म प्लस ऑक्सीजन O2 इन द गैसियस फॉर्म। दिस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इन गैसियस फॉर्म प्लस हीट। सो हीट भी रिलीज होती है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों है? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों सब्सटेंस, ये दोनों एलिमेंट्स रिएक्ट हुए और उन्होंने एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया विच इज कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में हीट भी रिलीज हुई। ओके, अब फ्रेंड्स देखो दे आर एक्सोथर्मिक इन नेचर जनरली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, मतलब ज्यादातर जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, सारे नहीं लेकिन ज्यादातर जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? देखो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, हीट बाहर निकलती है, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इंडोथर्मिक क्या होते हैं? जब हीट ऑब्जर्व होती है। ओके, दैट इज नोन एज इंडोथर्मिक। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये एक्सोथर्मिक होते हैं। जैसे आप इसी एग्जांपल में देख लो फ्रेंड्स, यहाँ पे हीट भी रिलीज हुई। ओके, सो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और जनरली ये क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं नेचर में। ओके, सो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में कोल बर्न हो रहा है। सो जब कोल आप मतलब जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उसके साथ रिएक्ट करता है और उसके बाद वो बर्न होता है, जिससे क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और हीट भी रिलीज होती है। ओके, सो एक कार्बन है कोल फॉर्म में। ओके, सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में थोड़ा और इन डिटेल डिस्कस करते हैं। ओके, सो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, सबसे सिंपल है, जब हीट रिलीज होती है उसे ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। सो जैसे उसमें हीट रिलीज हुई थी, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म हुई थी। सो ऐसे में अगले और भी प्रोडक्ट्स बनते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। एग्जाम्पल है जैसे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। जब हम न तो ये एग्जांपल दिया है रेस्पिरेशन का। देखो जब आप मतलब ग्लूकोज क्या होता है? जब आप खाना खाते हो सो आपका जो बॉडी में जो फूड जाता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होता है और साथ साथ आप ऑक्सीजन भी ब्रीथ करते हो। सो उससे क्या फॉर्म होता है? आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो प्लस वाटर फॉर्म होता है प्लस आपकी शरीर को एनर्जी मिलती है। सो ये केमिकल रिएक्शन है। सो ये भी क्या एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। हीट भी क्या है फ्रेंड्स? हीट भी एक टाइप ऑफ एनर्जी है। ओके, देन कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये अभी हमने डिस्कस किया था, पिछला ही एग्जांपल है। ओके, सो फ्रेंड्स दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन। सो द सेकंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं? सो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड as a chemical reaction in which one reactant breaks down into 2 or more product। फ्रेंड्स देखो ये अगर आप ध्यान से इसे समझोगे तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन इसका अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक सिंगल रिएक्टेंट है और वो डीकॉम्पोज हो रहा है। डीकॉम्पोज मतलब डिवाइड हो रहा है और उससे फिर प्रोडक्ट बन रहे हैं 2 या 2 से ज्यादा। ओके, सो देखो अब यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्टेंट है वो डीकम्पोज कैसे होता है? उसके लिए डिफरेंट मींस हो सकते हैं, डिफरेंट उसके मतलब मेथड हो सकते हैं। जैसे बाय हीटिंग, मान लो जो रिएक्टेंट है, मान लो रिएक्टेंट वाटर है, सो वाटर को हीट करने पर वाटर डीकम्पोज हो गया 2 सब्सटेंस में विच इज H2 एंड O2, मतलब हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ओके, वैसे और भी केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं। सो हीटिंग के थ्रू डीकम्पोजिशन हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर भी हो सकता है। जैसे एनसीईआरटी में दिया है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सो वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और उससे क्या होता है? वाटर डीकम्पोज हो जाता है। ओके, सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट। ओके, सो जब एक रिएक्टेंट 2 या
दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, डीकम्पोज हो जाता है। ओके, सो इसके वर्ड का मतलब ही यही है, डीकम्पोज होना। ओके, इसका एग्जांपल है H2O। जब वाटर को डीकम्पोज किया जाता है, सो सबसे पहले तो इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है लेकिन उधर 2 हैं, सो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पे और यहाँ पे भी हम इसे 2 मार देते हैं। ओके, सो 2 यहाँ पे हाइड्रोजन की 4 हो गई, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के, उधर भी 2 है, सो ये इक्वेशन हो गई बैलेंस। अब बात करते हैं, सो ये जो केमिकल इक्वेशन है फ्रेंड्स, ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसे कि जब हम वाटर को डीकम्पोज करते हैं, जब हम 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स को डीकम्पोज करते हैं, सो किस में डीकम्पोज होता है, किस में डिवाइड होता है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स में। सो ये क्या है, ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है H2, दिस इज अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और 2H2 मतलब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स में डीकम्पोज हुआ और 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। ओके, सो ये इसमें डिवाइड हो गया। सो फ्रेंड्स, ये एग्जांपल इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। देन डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर जनरली एंडोथर्मिक। फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं, वो एक्सोथर्मिक होते हैं। मतलब जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ज्यादातर क्या होता है कि हीट रिलीज होती है। ओके, देन लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट ऑब्जर्व होती है, मतलब वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, जब किसी रिएक्शन में हीट ऑब्जर्व होती है, हीट रिक्वायर्ड होती है। जैसे आप इस एग्जांपल देखो फ्रेंड्स, वाटर को डीकम्पोज करने के लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट है, आपको वाटर को हीट करना पड़ा उसे डीकम्पोज करने के लिए, सो आपने उसे हीट प्रोवाइड करी, उसमें से हीट निकली नहीं, ये डिफरेंस। ओके, सो सिंस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड एंड सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, मतलब इन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए आपको वाटर को हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसलिए ये क्या है, एंडोथर्मिक है। जो केमिकल बॉन्ड है H2O में, उसे ब्रेक करने के लिए आपको हीट प्रोवाइड करनी होगी। ओके, सो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट ऑब्जर्व होती है, हीट रिक्वायर्ड होती है। ओके, सो दिस इज द सेकंड टाइप व्हिच इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अब फ्रेंड्स, एक पॉइंट टू बी नोटेड, मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू द डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो द थर्मल डीकम्पोजिशन। फ्रेंड्स देखो, अभी हमने जो एग्जांपल डिस्कस किया था, ये थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जांपल है। थर्मल डीकम्पोजिशन मतलब ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट प्रोवाइड होने पर वो हीट की वजह से वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो डीकम्पोज हुए हैं, जब हीट वो फैक्टर होता है। सो ऐसे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। सो ये ऐसा केमिकल रिएक्शन है where a single substance break into 2 or more single substance when heated। हीट करने पर जब वो केमिकल सब्सटेंस डीकम्पोज हो जाता है, that is known as a thermal decomposition reaction। Okay, then for example when heated calcium carbonate decomposes into calcium oxide and calcium dioxide। so NCERT का एग्जांपल है फ्रेंड्स कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, सो डीकम्पोज हो जाता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, एक और एग्जांपल है फ्रेंड्स, 2, ये लीड नाइट्रेट है। ओके, सो 2 बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है। ओके, लीड नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है, सो लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिबरेट होती है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये भी एग्जांपल है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। सो फ्रेंड्स, एक और यहाँ पे एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है। सो you will see that white silver chloride turns gray in sunlight. This is due to the decomposition of silver chloride into silver and chlorine by light। फ्रेंड्स देखो, जब आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखोगे, सो सनलाइट की वजह से सिल्वर क्लोराइड डीकम्पोज हो जाता है। किसमें डीकम्पोज होता है, सिल्वर एंड क्लोरीन में। सो सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में डीकम्पोज हो गया सनलाइट की वजह से। ओके, सो 2AgCl व्हेन सनलाइट की वजह से वो डीकम्पोज हो गया 2Ag प्लस क्लोरीन में। ओके, सो सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन द सेम वे, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड को भी जब सनलाइट में रखा जाता है, सो डीकम्पोज हो जाता है किसमें, सिल्वर और ब्रोमाइड में। ओके, सो फ्रेंड्स, ये क्या है फ्रेंड्स, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब यहाँ पे आपको एनर्जी को सप्लाई करना होगा। सनलाइट क्या है फ्रेंड्स, ये एक टाइप की हीट एनर्जी है। सो हीट एनर्जी की वजह से ये इसमें डीकम्पोज हो गया। सो दिस इज अ इंडोथर्मिक रिएक्शन। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव ऑन। सो द थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसी से रिलेटेड 4 टाइप भी है विच इज द डबल डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया, सो ऑब्वियसली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हमें इजीली समझ आ जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, so a chemical reaction in which a more reactive element is displaced by a less reactive element from its compound is called a displacement reaction। फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, देखो जब एक केमिकल रिएक्शन में जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, जिसमें जो कम एलिमेंट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, उसे वो डिस्प्लेस कर देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे
आयरन पर प्लस कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है उसमें जब आप आयरन का एक मान लो नेल है उसे अगर आप डिप करोगे सो आयरन कॉपर के साथ रिएक्ट करता है और उस आयरन के ऊपर एक ब्राउन सब्सटेंस, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस जम जाता है। सो इस रिएक्शन में क्या होता है कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। कैसे रिएक्टिव है ये हमने रिएक्टिविटी टेबल में पढ़ा हुआ है क्लास 9th में। सो रिएक्टिविटी टेबल के हिसाब से आयरन क्या ज्यादा रिएक्टिव है, जिस वजह से वो कॉपर को डिस्प्लेस कर लेता है उसके सॉल्यूशंस में से, उसके सल्फेट सॉल्यूशन में से। सो इससे क्या बन जाता है, ये आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर लेता है एंड दिस बिकम्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ओके, सो केमिकल रिएक्शन जिसमें जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर लेता है। ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो डायग्राम में भी आप देख सकते हैं ये है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और इसमें जब आप एक आयरन नेल को डिप करते हो सो वो आयरन का है तो वो रिएक्ट करता है कॉपर के साथ और उस पे कॉपर की एक लेयर जम जाती है व्हिच इज द ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस। एंड यहाँ पे फिर हमारा फाइनली केमिकल रिएक्शन क्या बनता है, दैट आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ओके, सो आयरन क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है। सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स मूव ऑन। सो एनसीईआरटी में भी एक एग्जांपल दिए गए हैं कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। सो आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हो कि जैसे सी ज्यादा रिएक्टिव है सो उसने ए बी, ये जो कंपाउंड है इसमें ए को डिस्प्लेस कर लिया तो ये क्या बन गया, बीसी बन गया और ए ऐसे अकेला रह गया, जैसे अभी हमने डिस्कस किया जैसे कॉपर है। ओके, सो अब यहाँ पे एग्जाम्पल है जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। सो कॉपर सल्फेट और जब जिंक का रिएक्शन होता है सो जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी टेबल में आप देख सकते हो। सो क्या कर जिंक इसे डिस्प्लेस कर लेता है, कॉपर की जगह क्या आ जाता है, जिंक आ जाता है। सो दिस बिकम्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ओके, सेकेंड इज ये क्या है, दिस इज लीड प्लस कॉपर क्लोराइड एंड दिस गिव्स लीड क्लोराइड प्लस कॉपर। सो लीड ज्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर क्लोराइड में से उसको डिस्प्लेस कर लेता है कॉपर को एंड दिस बिकम्स लीड क्लोराइड प्लस कॉपर। ओके, सो जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। वो जो कंपाउंड था CuCl2 मतलब कॉपर क्लोराइड। सो उसमें से उसको कॉपर को डिस्प्लेस कर लिया किसने, लीड ने। ओके, सो दिस इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ये किस पर बेस्ड है, एलिमेंट की रिएक्टिविटी पर बेस्ड है कि कोई एलिमेंट कितना रिएक्टिव है। ओके, सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स मूव ऑन। सो द फोर्थ टाइप, द लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो दूसरे कंपाउंड में से किसी जो लेस रिएक्टिव है उसे डिस्प्लेस कर लेता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट इन बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, मतलब दो नए कंपाउंड बनते हैं, उसमें एक नया कंपाउंड बन रहा था डिस्प्लेसमेंट में। सो दे आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन चाहे हमें समझ ना आ रही हो, इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो एग्जांपल है इसका, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, देखो इसको समझते हैं कि जो सोडियम सल्फेट सोल्यूशन था, सोडियम सल्फेट में और बेरियम क्लोराइड ने, सो बेरियम सल्फेट मतलब बेरियम और सल्फेट इनका क्या बन गया, इनका एक कंपाउंड बन गया। उसके बाद क्लोराइड, क्लोरीन और सोडियम रिएक्ट करे एंड दे बिकम सोडियम क्लोराइड मतलब साल्ट। ओके, सो ये ऐसे क्या करा, इन्होंने आपस में डिस्प्लेस कर लिया कि बेरियम सल्फेट के साथ और सोडियम क्लोराइड के साथ। सो ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। वहां पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके, सो दिस इज अबाउट द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे सिंपल है फ्रेंड्स। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन। ओके, सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब फ्रेंड्स केमिकल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का ही एक टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन किससे रिलेटेड है, रिडॉक्स रिएक्शन में। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, देखो फ्रेंड्स रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ही होता है। सो सबसे पहले इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है। ओके, सो इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। मतलब जब एक केमिकल रिएक्शन में एक सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है तब हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया है। एक और कंडीशन है कि अगर एक केमिकल रिएक्शन में एक सब्सटेंस हाइड्रोजन को लूज करता है तो तब भी हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है। मतलब ऑक्सीजन का गेन और हाइड्रोजन का लूज, इन दोनों कंडीशंस में सब्सटेंस क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। और फ्रेंड्स अब बात करते हैं रिड्यूस्ड के बारे में। सो एक सब्सटेंस रिड्यूस कब होता है केमिकल सब्सटेंस में, कब हम कहते हैं दैट सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड। पहली कंडीशन है जब वो ऑक्सीजन लूज करता है और सेकंड है जब वो हाइड्रोजन को गेन करता है। सो देखो उल्टा है, यहाँ पे देखो
ऑक्सीजन का गेन होना मतलब ऑक्सीडाइज। एंड फ्रेंड्स सेकंड कंडीशन है हाइड्रोजन का लूज होना ऑल्सो ऑक्सीडाइज। सेकंड है कि ऑक्सीजन अगर लूज हुआ है सो दैट इज रिड्यूस्ड, और अगर हाइड्रोजन गेन हुआ है सो दैट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। ओके, सो ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है। एंड नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कि केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ओके, अब फ्रेंड्स इसके बेसिस पर हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस की, क्योंकि अगर हमने पहले रिडॉक्स रिएक्शन की बात करी होती सो हमें अच्छे से समझ नहीं आता। सो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, द केमिकल रिएक्शन in which oxidation and reduction take place simultaneously are known as redox reaction। मतलब एक केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, मतलब कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, साथ साथ वो रिड्यूस भी हो रहा है, मतलब कोई दूसरा सब्सटेंस उसी केमिकल रिएक्शन में रिड्यूस भी हो रहा है, मतलब रिडक्शन भी हो रहा है। सो जब ये दोनों साइमल्टेनियसली होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, सो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसको फ्रेंड्स हम एक सिंपल एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सो इस एग्जाम्पल में देखो फ्रेंड्स, CuO मतलब दिस इज कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, जब इसे हीट किया जाता है सो हीट की हेल्प से ये डीकंपोज हो जाता है कॉपर प्लस वाटर में। अब फ्रेंड्स ऑक्सीडेशन क्या हुआ है कि हाइड्रोजन H2O बन गया, सो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन बना मतलब वो एक कंपाउंड बन गया, वाटर बन गया, सो दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब जब एक सब्सटेंस को ऑक्सीजन गेन होता है सो दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सो यहाँ पर H2 को ऑक्सीजन गेन हुआ है, सो दिस इज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कहाँ हुआ है, देखो फ्रेंड्स CuO के पास पहले ऑक्सीजन था, लेकिन केमिकल रिएक्शन के बाद उसने वो ऑक्सीजन लूज कर दिया, सो ऑक्सीजन के लूज को भी हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज रिडक्शन। ओके, सो दिस इज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा एजेंट होता है उस केमिकल रिएक्शन में जो खुद तो रिड्यूस हो जाता है लेकिन किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है, किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे इस एग्जांपल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है फ्रेंड्स, CuO। देखो केमिकल रिएक्शन के बाद CuO ने अपने खुद तो रिड्यूस हो गया, उसने ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया, किसको डोनेट कर दिया मतलब दे दिया, किसको दिया, H2 को दे दिया, हाइड्रोजन को दे दिया। सो दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऐसा एजेंट जिसने वो खुद रिड्यूस हो गया लेकिन उसने किसी और सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर दिया। ओके, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है फ्रेंड्स, रिड्यूसिंग एजेंट है H2 रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है, क्योंकि ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया और कोई दूसरा उससे रिड्यूस हो गया। ओके, सो उल्टा है दोनों। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। ओके, सो अब बात करते हैं अबाउट कोरोजन। सो फ्रेंड्स कोरोजन एंड रेंसिडिटी, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो कोरोजन क्या होता है फ्रेंड्स, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। कोरोजन क्या होता है देखो, so the gradual destruction of pure metals by the action of air, moisture or a chemical such as an acid on their surface is called corrosion। फ्रेंड्स कोरोजन क्या होता है, जब एक प्योर मेटल मतलब पहले वो प्योर मेटल है उस पर किसी भी टाइप का अटैक या फिर मॉइस्चर की वजह से, एयर की वजह से वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। सो जब एक प्योर मेटल एयर की वजह से, बहुत सी फैक्टर है इसके लिए, एयर हो सकता है, मॉइस्चर हो सकता है, केमिकल हो सकता है, या हम देखते हैं जैसे आयरन को, जब आयरन की रस्टिंग होती है सो उसमें ऑक्सीजन भी रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो एयर में बहुत सी गैसेस प्रेजेंट है जिसकी वजह से बहुत से मेटल्स कोरोड हो जाते हैं। ओके, सो ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन के कोरोजन को हम क्या कहते हैं, सो कोरोजन एक टाइप का जब वो मेटल डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी जो वीकनेस मतलब जैसे कोई आयरन की बात करते हैं, सो आयरन एक स्ट्रॉन्ग मेटल है, अगर आयरन कोरोड होता है तो वो बहुत वीक हो जाता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें क्या होता है, चेंज होता है जिसकी वजह से वो वीक हो जाता है। ओके, सो कोरोजन ऑफ आयरन को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। जब आयरन पे जंग लग जाती है, हम देखते हैं एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस उसके ऊपर जम जाता है। ओके, सो वो क्या है फ्रेंड्स, उसका केमिकल नेम है फेरिक ऑक्साइड। ओके, दैट इज नोन एज रस्ट। अब फ्रेंड्स द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जांपल ऑफ कोरोजन। सो कोरोजन के और एग्जांपल है, जैसे सिल्वर कोरोड हो जाता है या फिर कॉपर भी कोरोड होता है। फ्रेंड्स जब सिल्वर पे कोरोजन होता है तो इस मेटल पे क्या हो जाता है, एक ब्लैक कोटिंग जम जाती है, ब्लैक कलर की कोटिंग। जैसे आयरन में ब्राउन कलर की कोटिंग होती है रस्ट, वैसे ही सिल्वर में भी एक ब्लैक कोटिंग जम जाती है। और कॉपर जब कोरोड होता है ड्यू टू वेरियस रीजन उस पर एक ग्रीन कोटिंग जम जाती है। ओके, सो दिस इज द अदर एग्जांपल ऑफ कोरोजन। सो फ्रेंड्स कोरोजन क्या होता है, क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में, दैट व्हाट इज कोरोजन। सो कोरोजन एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है जिससे एक प्योर मेटल ग्रेजुअली डिस्ट्रक्शन होता है उसका। और क्यों होता है, इसके क्या क्या रीजंस हैं, ड्यू टू एयर, मॉइस्चर और केमिकल सच एज एन एसिड। ओके, सो ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड एन कोरोजन। ओके, सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स मूव ऑन, अब डिस्कस करते हैं अबाउट रेंसिडिटी। सो रेंसिडिटी क्या होता है फ्रेंड्स, देखो व्हेन फैट्स एंड ऑयल स्टे इन ओपन फॉर लॉन्ग दे गेट ऑक्सीडाइज्ड and become rancid
एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि अगर हम किसी भी फूड आइटम को, बहुत से फूड आइटम है जिन्हें अगर आप खुले में रख दोगे सो मतलब खराब हो जाते हैं। क्यों खराब होते हैं, क्यों वो सड़ जाते हैं? क्योंकि हम जानते हैं एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सो वो फूड आइटम में जो ऑयल्स प्रेजेंट है, क्या क्या प्रेजेंट है? ऑयल, फैट प्रेजेंट है। सो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से, उस रिएक्शन की वजह से, उस ऑक्सीडेशन की वजह से वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एंड दे बिकम रेंसिड। रेंसिड मतलब एक टाइप से वो सड़ जाते हैं। ओके, सो ऑक्सीडाइज मतलब जब वो ऑक्सीजन के साथ उनका रिएक्शन होता है। किनका रिएक्शन होता है? फैट्स एंड ऑयल्स का, जो कि फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं जैसे। ओके, देन देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। सो ऑब्वियसली अगर जो मतलब फूड आइटम है, अगर वो रेंसिडिटी हो जाएगी उसमें या वो सड़ जाएगा, सो उसकी स्मेल और उसके टेस्ट में भी चेंज आता है। ओके, अब फ्रेंड्स क्या क्या वेज है, हम कैसे किसी भी फूड आइटम को रेंसिडिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं? सो इसका फर्स्ट वे है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। फ्रेंड्स देखो, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? नाम से क्लियर हो रहा है, एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऐसे सब्सटेंस जो एक फूड आइटम को ऑक्सीडाइज होने से प्रिवेंट करते हैं। क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन होगा सो वो जो फूड सब्सटेंस है वो सड़ जाएगा। ओके, रेंसिडिटी विल ऑकर। ओके, सो एंटीऑक्सीडेंट्स हम ऐड कर सकते हैं टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। ओके, देन स्टोरिंग फूड आइटम इन एयर टाइट कंटेनर। सो एयर टाइट कंटेनर में उन्हें स्टोर करना चाहिए ताकि जो बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेज है, उससे वो फूड आइटम रिएक्ट ना करे। ओके, देन कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर। फ्रेंड्स रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि वहां पे टेम्परेचर बहुत लो होता है और लो टेम्परेचर में रेंसिडिटी कम टेक प्लेस करती है। ओके, जो भी फूड आइटम है वो बहुत धीरे धीरे वो उसकी मतलब क्वालिटी डाउन होती है, बहुत धीरे धीरे वो सड़ता है। ओके, इसीलिए हम उसे रेफ्रिजरेटर में रखना हमें प्रेफर करना चाहिए। ओके, सो फ्रेंड्स दीज आर द डिफरेंट वेज टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी। नाउ सो from this topic we came to an end to our chapter which is chemical reactions and equation। so friends ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। so हमने इस पूरे चैप्टर को बहुत इजी लैंग्वेज में, इजी एग्जाम्पल के साथ समझा। आई होप आपको जितने भी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है सो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो आई विल बी कमिंग बैक विद द नेक्स्ट टॉपिक विच विल बी द चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री विच इज राइज ऑफ नेशनलिज्म in Europe. Okay, so till then that's all. Thank you for watching.